कि इस अमेंडमेंट बिल पे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। रेवेन्यू बोर्ड तो अपने आप एक भ्रष्ट डिपार्टमेंट है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक रिटायर्ड जज को हम पे थोपना चाहते हो, वो भी रिटायर्ड 65 साल के बाद का जज हो, कि जो मुलाजिम वही फैसला करेगा जो सरकार चाहेगी। ऐसा होने वाला है। अर्जुन राम जी, आप भी दलित हो, हम भी दलित की श्रेणी में आते हैं। आप बता दो ईमानदारी से, लॉ मिनिस्टर हो, वक्फ अमेंडमेंट से मुसलमानों को क्या फायदा हो रहा है? लड़ाई कैसे हूँ? मैं देवबंदी हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं बोहरा हूँ, लेकिन जमीनें तो सबकी एक वक्फ बोर्ड के एक्ट के प्रावधान के अंदर आती है, जो 1995 का जो है, जितनी जमीन को घूर्त करके किसी भी फैसले को अपने आपके वक्त के खिलाफ दे सकता है, क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड तो अपने आप एक भ्रष्ट डिपार्टमेंट है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए हमें इस अमेंडमेंट में जब भारत सरकार का सर्वे लगा हुआ है, तो क्या भारत सरकार के अपने कर्मचारी पे उस पर विश्वास नहीं, उसको कलेक्टर क्यों लगाने की कहां जरूरत पड़ती है? दूसरी बात, आप जज की बात कर रहे हो, जब ऑलरेडी जो जस्टिस लगा हुआ है, जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है, ट्रिब्यूनल के अंदर 3 लोग बैठते हैं। एक आरएस अधिकारी होता है जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, एक वहां के जुडिशरी का आदमी होता है, एक लॉयर होता है। लेकिन आपकी बेईमानी यहां भी दर्शाती है कि आप एक रिटायर्ड जज को हम पे थोपना चाहते हो, वो भी रिटायर्ड 65 साल के बाद का जज हो, कि जो मुलाजिम वही फैसला करेगा जो सरकार चाहेगी, क्योंकि रिटायर्ड कर्मचारी की कोई वैल्यू नहीं होती। वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एक मजदूरी के रूप में काम करता है। मजदूर वही काम करता है जो उसका मालिक चाहता है। इसलिए यहाँ भी इनकी बेईमानी है। लेकिन जब ये इसकी बात करें, ये कह रहे हैं कि सब वक्त के ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद आप अपील में नहीं जा सकते। कल मैं लॉ मिनिस्टर को भी पढ़ रहा था, अर्जुन राम मेघवाल कह रहे थे कि हिंदुस्तान की अकलियत के लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। अर्जुन राम जी, आप भी दलित हो, हम भी दलित की श्रेणी में आते हैं। आप बता दो ईमानदारी से, लॉ मिनिस्टर हो, वक्फ अमेंडमेंट से मुसलमानों को क्या फायदा हो रहा है? इनकी जमीनें छीनी जाएगी, इनके मदरसे छीने जाएंगे, इनके कब्रिस्तान छीनी जाएगी, इनकी दरगाह खानगाहें छीनी जाएगी। आप कहाँ इससे बेनिफिट्स होने जा रहा है, जब आप रिटायर्ड लोगों को हम पे थोपने की बात कर रहे हो? इसलिए आप लोग एक बार सोचो इस पे, कि इस अमेंडमेंट बिल पे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस अमेंडमेंट बिल पे ये वो वक्त की जमीनें हैं जो किसी न किसी राजा महाराजा नवाब या किसी वहां के शख्सियतों ने किसी मस्जिद को चलाने के लिए, किसी मदरसे को चलाने के लिए वो जमीनें दी थी। उसी तरह से ये जमीनें किसी मंदिरों को भी दी की थी, किसी ट्रस्टों को भी दी गई थी। क्या आप अन्य ट्रस्टों में भी क्या इस तरह का बिल लाने की बात कर सकते हैं? क्या आप जो वैष्णो देवी ट्रस्ट है उसको हटाने की बात कर सकते हैं? क्या आप खाटू श्याम जी का ट्रस्ट है उसमें अमेंडमेंट करने की बात कर सकते हैं? क्या हमारा जो उदयपुर में ट्रस्ट है उसमें आप क्या अमेंडमेंट करने की बात कर सकते हो? हिंदुस्तान में कैरियत के बिलों पे ही किसी तरह की बात की जाती है। इसलिए दोस्तों, हमें एक बार पुनः सोचना पड़ेगा कि सारी चीजें हमारी इल्म की बेदारी के कारण से, मैं माफी चाहता हूं, जब तक हम किसी समाज के खिलाफ किसी दूसरे तरीके से लड़ने के बजाय हम सब तब तक पढ़ लिख करके हमारे कौम का हमारा हक लड़ने की नहीं ले पाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। दीन को चलाने के लिए भी दुनियाई इल्म का होना बहुत जरूरी है, और दीन बढ़ेगा तो दुनियाई इल्म भी बढ़ेगा। जब दुनियाई ताकत, जब हमारा ब्यूरोक्रेसी, हमारा पॉलिटिकल, हमारा सर्विस में आने वाला हर शख्स आपकी बात को खूब जोर से वहां रखेगा। पार्लियामेंट में मैंने देखा जिस तरह की तानाशाही, जिस तरह की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अभी कॉमरेड साहब सही कह रहे थे, जगदम्बा पाल को एक शॉर्ट नोटिस में कहा गया कि इस बिल को हम अभी पेश करेंगे, आपको वही करना है जो मोदी जी और शाह साहब चाह रहे हैं। अब कौन किस पार्टी में जाता है मैं उस पर तो नहीं कहना चाहता, लेकिन इस वक्त की जमीनों को बचाने के लिए जो कौम हमारी लगी हुई है, हमारी जो शख्सियतें जो लगी हुई है, हमने इस बिल को बचाने के लिए, क्योंकि रफीक भाई के विधायक महोदय जो हमारे बीच में है, हमारे वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी है, ये विधायक भी है, आप भी हमारे जेपीसी कमेटी में गए थे, इन्होंने बहुत जद्दोजहद की थी, इनकी बहस भी हुई थी। कई बार बहस होने के बाद बिल का लबोलबाब यही आता है महमूद साहब, ये इनकी नीति और नीयत बहुत खराब है। आपकी जमीनों को, कब्रिस्तानों को, मस्जिदों को, मदरसों को ये खत्म करके इस बिल को लेकर के आएंगे। अमेंडमेंट क्या करते हैं वो अलग बात है, लड़ाई कैसे हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं बोहरा हूँ, लेकिन जमीनें तो सबकी एक वक्फ बोर्ड के एक्ट के प्रावधान के अंदर आती है, जो 1995 का जो है। जितनी आपने मेहनत करके महमूद साहब और आपने जो
जो जिस तरह की आज जो मजमा लगा, जैसे अलग अलग सूबे से जो लोग आए, हम आपको सलाम करते हैं और आपकी मेहनत को सलाम करते हैं। एमडी भाई भी बैठे हैं, हम चुनावी वही एक सीजन है, हमारा चुनाव भी चल रहा है झुंझुनू के अंदर। हम वहां से आपके हुक्म की ताबेदारी के अंदर कि वक्त हमारा पहला राइट है, वक्त का बचना चाहिए, अगर नहीं बचा तो आने वाले समय में हमारा मुस्तकबिल बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि राजस्थान 30,863 संपत्तियां वक्त में इंदिराज है, लेकिन कई बार हम यहाँ भेजते हैं, कलेक्टर लोकल बॉडी ये कहती है कि साहब ये वक्फ बोर्ड क्या होता है। इस चूरू शहर की सरजमीन में भी कुछ न कुछ बहुत सारे लोगों ने इसको बेच खाई, हमें 150 रुपए दें और कुछ लाखों रुपए में कमाए, तो हम भी इस आखिरत को भी बचाने का काम हम भी करें। ये तो जकात का पैसा है, हम गरीबों को, यतीमों को ये बेसहारा चलाने का काम है। वक्फ बोर्ड के अंदर स्कूलें बने, कॉलेजें बने, महमूद साहब कई बार मिले कि अच्छा मदरसा भी बने, अच्छी मस्जिदें भी बने, हम भी चाहते हैं बने, आप लोग आगे आए। वक्फ बोर्ड राजस्थान का आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके जैसा आप अमेंडमेंट चाहेंगे, जो हमारी मदद चाहेंगे, हम आपके साथ हमेशा 24 घंटे आपके साथ तैयार मिलेंगे। फजलुर रहमान साहब ने अभी हमें हुक्म दिया था कि एक वक्फ पे किस तरह का इल्जाम लगाया गया, लेकिन जिस तरह से इन्होंने मजबूती के साथ एक राजस्थान की सरकार के मंत्री को जो जवाब दिया, हम इनको सलाम करना चाहते हैं। इस तरह के शख्सियत को बोलने के लिए हम सबको इनका साथ देना चाहिए। ये हमेशा वक्फ के बोर्ड के अंदर जब भी आते हैं, कई मर्तबा महमूद साहब की हमारी वक्फ बोर्ड की मदद करके जाते हैं, हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों आओ और हम सब मिलकर के इस वक्फ काउंसिल के अंदर इस वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए तमाम इस तरह के कई अलग अलग सूबों के अंदर कई मीटिंग्स होती है, उस मीटिंग को सक्सेस करने के लिए आप और हम सब मिलकर कोशिश करें। खुदा हाफिज़, जय हिंद।